तो देखें विंडोज फॉर्म के अंदर एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि कभी भी नेविगेशन जो है वो बटन्स के थ्रू नहीं होती है, मेन्यूज के थ्रू होती है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं अभी इसकी बहुत सारी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, और वो एग्जांपल्स ऐसी हैं जो आप रोजाना ही देखते हैं। विंडोज फॉर्म में बटन्स नहीं होते जिनके क्लिक के ऊपर जो है वो कोई और फॉर्म खुलेगा, हमेशा मेन्यूज होते हैं। मेन्यू बनाना है मुझे इस फॉर्म के ऊपर, उसका क्या तरीका है, देखें ये है टूल बॉक्स। ठीक है, इसमें देखें डिफरेंट कंट्रोल्स हैं और अपनी कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड हुए हैं। इसमें आपको एक कैटेगरी नजर आएगी मेन्यूज एंड टूल बार्स। जी जी वीडियो ऑन है, टेंशन क्यों ले रहे हैं यार। जी मैं दोबारा बना दूंगा, पिछले कोर्स की अपलोड कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेन्यू स्ट्रिप, और ये मैंने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप आ गई एक ऊपर। अब बात तो गई, अब क्या है भाई, इसके अंदर आप चाहें तो अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एंट्री फॉर्म्स, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया ऐसे। फिर एंट्री फॉर्म्स के अंदर मैंने लिखा है जनाब कस्टमर एंट्री। फिर मैंने लिख दिया जनाब इसके नीचे प्रोडक्ट एंट्री। फिर इसके नीचे जाके मैंने लिख दिया ऑर्डर एंट्री। फिर इसके नीचे जाके मैंने लिख दिया एग्जिट। तो ये 4 ऑप्शन मैंने इसमें एज इट इज खुद ही टाइप कर दिया। मेन्यू स्ट्रिप का भी जो कंट्रोल है वो एक्चुअली आपको नीचे नजर आ रहा है, बैकग्राउंड कंट्रोल है, और उसके अंदर जो भी चीजें फर्दर आपने बनाई है वो इसमें नजर आएंगी। अब जरा एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ये मैंने लिखा है एनईडी, ये मैंने लिखा है एनईडी, लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये आ गया मेन फॉर्म। अब देखें ये मेन्यू आपको नजर आ रहा है, कस्टमर एंट्री, प्रोडक्ट एंट्री, ऑर्डर एंट्री, एग्जिट। इस पर क्लिक करूंगा होगा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, बंद कर देते हैं जी इसे। पहली चीज तो देखें, एग्जिट के अंदर जाकर या कहीं भी जाकर अगर आप ऐसे लिखेंगे ना एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, तो आपकी एप्लीकेशन ऐड हो जाएगी। अब ये एप्लीकेशन क्या चीज है, देखें ये वही एप्लीकेशन है जहां से आप स्टार्ट हुए हैं, एप्लीकेशन डॉट रन न्यू फॉर्म 1। सही है, इसी को आप यहां एंड कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपने यहां से जाकर देखें, मैंने यहां एनईडी लिखा, और जब मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो मेन फॉर्म आ गया। मैं अगर मेन फॉर्म को बंद कर देता हूं, क्या एप्लीकेशन बंद हो गई? क्रॉस पे क्लिक किया, एप्लीकेशन एंड हो गई? क्यों? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? नहीं तो वहां से करने पे क्यों नहीं हुई? हाँ, इसलिए कि फॉर्म 1 अभी रन हो रहा है। फॉर्म 1 अभी मेमोरी में मौजूद है, रन हो रहा है। इसलिए देखें अभी तक ये आपको इस तरह दिखा रहा है, स्टॉप करने का क्या है। लेकिन अगर आप यहां से अब रन करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहां से जाके एग्जिट पर क्लिक कर देते हैं, तो अब आपकी पूरी एप्लीकेशन एंड हो गई है। लॉगिन का फॉर्म भी एंड हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलें जी जी जी, वो ब्लैंक के ऊपर ही आ रहा हूं। तो अब देखें, अब जो है वो मुझे इसमें खुलवाना है कस्टमर एंट्री का फॉर्म। तो भाई फॉर्म खुलवाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? फॉर्म बनाना पड़ेगा। सही है, तो एक तरीका तो अभी मैंने बताया था आपको, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम करें, विंडोज फॉर्म सेलेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ ऊपर ही प्रोजेक्ट का मेन्यू है, इसमें पहला ही ऑप्शन है ऐड विंडोज फॉर्म।
ये लें, ये नया फॉर्म ऐड हो गया। अब इसका नाम मैं रख रहा हूं जनाब क्या, कस्टमर कर देता हूं मैं, कस्टमर एंट्री डॉट CS, और ये मैंने ऐड करवा दिया। अब इस फॉर्म को मैं ओपन करवाना चाह रहा हूं मेन फॉर्म के अंदर, इस मेन्यू के क्लिक के ऊपर। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहां पे लिखूंगा कस्टमर एंट्री, CE लिख दिया मैंने, न्यू कस्टमर एंट्री, और फिर मैंने लिख दिया CE डॉट शो। इससे ऑब्जेक्ट बन जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा वो, लेकिन अभी हम समझते हैं। देखिए NAD पे मैंने क्लिक किया, और ये NAD पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, ये आ गया एंट्री फॉर्म, इस पे लिखा कस्टमर एंट्री, कस्टमर एंट्री आ गया। लेकिन ये कस्टमर एंट्री जो है वो मेन फॉर्म में ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए नहीं ओपन हुआ है। मैं कैसे कह सकता हूं, पहली चीज तो ये है कि अगर मैं मेन फॉर्म को बंद कर दूंगा तो कस्टमर एंट्री फॉर्म मौजूद है। अगर ये एज अ चाइल्ड ओपन होगा, उस कंटेनर में ही ओपन होगा, तो कंटेनर बंद होने पे इसको भी बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंटेनर के अंदर खुलवाने के लिए आप लिखेंगे CE डॉट MDI parent equals to this। CE डॉट MDI parent equals to this। यहां पर this से क्या मुराद है, मेन फॉर्म, और लॉगिन में दिस से क्या मुराद थी, लॉगिन फॉर्म, यानी कि फॉर्म 1। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए नॉर्मली जो है इस तरह की एप्लीकेशंस आपको नजर आती हैं, स्कूल के अंदर नजर आ रही होती हैं, इस तरह नजर आ रही होती हैं, उसमें आप एक दफा लॉगिन हो जाएं तो बस फिर वो लॉगिन ही रहता है, फिर बंद कर देते हैं उसे। हाँ ठीक है, हॉस्पिटल सिस्टम्स में देख लें, उनमें यही होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये दिस से यहाँ क्या मुराद है, क्या मुराद है, मेन फॉर्म मुराद है यहाँ पर। सही है, चलें जी रन करके देखते हैं अब तक क्या हुआ है। तो ये आपका आ गया लॉगिन फॉर्म, इस पे लिखा मैंने NAD, ये दोबारा NAD मैंने लिख दिया, लॉगिन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा कस्टमर एंट्री। देखिए कस्टमर एंट्री ओपन हो गया। अब ये जो है वो एक्चुअली चाइल्ड है किसका, मेन फॉर्म का। आप देख रहे हैं कि ये इसका चाइल्ड है। सही है, मल्टीपल कस्टमर एंट्रीज खोल सकता हूं मैं यहाँ पर, हर दफा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अब ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इन तमाम को आप पेरेंट कौन है, मेन फॉर्म। ये बंद होगा तो सब बंद हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब देखें कितनी जितनी विंडोज एप्लीकेशन है ना, सबको देख लें। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल क्या है, वेब एप्लीकेशन है या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है। तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में देखें ऊपर तो नजर आ रहा है आपका मेन्यू, और ये देखें नए फॉर्म खुल रहे हैं। लेकिन ये सारे फॉर्म जो हैं वो एक पेरेंट के अंदर है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, पावर पॉइंट, हर नई स्लाइड एक नया फॉर्म है, लेकिन है वो पेरेंट के अंदर। ठीक है, इसी तरह ये है गूगल क्रोम, ये भी एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है, इसका हर टैब एक नया चाइल्ड है। फायरफॉक्स
इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका हर टैब एक नया चार्ट, सही है। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो एमडीआई नहीं है लेकिन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है? सोच लें। नोटपैड, नोटपैड में कोई नए टैब खुलते हैं? वो सिंपल एक फॉर्म ही है, तो उसमें एमडीआई की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक फॉर्म ही है जो आपको नजर आ रहा है, डेस्कटॉप। नोटपैड जो है उसके अंदर तो कुछ नहीं खुलता ना, उसमें कोई पेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो एक सिंगल फॉर्म एप्लीकेशन है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एमडीआई फॉर्म्स को यूज करके एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमारी डिस्कशन हो रही थी मेथड्स के ऊपर। मेथड्स क्या होते हैं, उनको डेटा किस तरह पास किया जाता है और कैसे उनसे डेटा आप फैच करते हैं। उसके लिए कुछ रिटर्न टाइप्स हमारी डिस्कशन हुई थी और कुछ हमने आउट टाइप के वेरिएबल्स देखे थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज थी जिस पे आप लोग सवाल कर सकते थे और नहीं किया, और जाहिर है ज्यादातर यही होता है कि सवाल मुझे ही करने पड़ते हैं और मैं ही जवाब देता हूँ। ठीक है, तो सवाल ये हो सकता था कि जब एक नाम के दो वेरिएबल हम एक स्कोप में नहीं बना सकते तो मैंने ये ऐड नाम के दो मेथड्स क्यों बना दिए। ऐड नाम के दो मेथड्स मैंने क्यों बना दिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखें ये क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको अलाउ करती हैं कि आप एक नाम के दो मेथड बना लें, सही है, लेकिन वो सिर्फ नाम के एक जैसे होते हैं, काम अलग अलग ही होता है। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये कहती हैं, या सी शार्प ये कहती हैं, हम सी शार्प कर रहे हैं तो सी शार्प ये कहती है कि मेथड्स जो हैं एक चीज होती है उनका नाम, जैसे कि इसका नाम है ऐड, लेकिन एक चीज होती है उनका सिग्नेचर। क्या? सिग्नेचर जो है वो क्या होता है, सिग्नेचर जो है वो एक सेट है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, मेथड का नाम, मेथड की रिटर्न टाइप, मेथड के नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मेथड के नंबर ऑफ आर्गुमेंट के टाइप ऑफ आर्गुमेंट। क्या चीजें बताई मैंने? मेथड का नाम, रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट। सी शार्प ही कहती है कि दो मेथड्स का नाम सेम हो सकता है लेकिन उनका सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सी शार्प ही कहती है कि मेथड्स के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता। ये जो मैंने लाइन बोली है इसको थ्योरेटिकली कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि आप एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे बनाते हैं। देखिए इन दोनों मेथड्स का नाम सेम है, नाम तो सेम है, सिग्नेचर सेम है, सिग्नेचर सेम नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 इंटीजर हैं, इसमें 4 इंटीजर हैं, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो गया, सिग्नेचर डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर मैं एक मेथड बनाता हूं जनाब और इसमें इंटीजर के बजाय डबल कर देता हूं, अब मुझे बताएं कि क्या नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, क्या सिग्नेचर सेम है? सिग्नेचर सेम नहीं है क्योंकि चौथी चीज जो थी टाइप ऑफ आर्गुमेंट वो डिफरेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट अब क्या हो गई है, डिफरेंट है, डबल हो गई है।
अगर मैं यहां एक और ऐड का मेथड बना दूं और यहां सिर्फ डबल लिख दूं और दूसरे को इंटीजर रहने दूं, तो अभी भी ये डिफरेंट मेथड है, एक की टाइप डिफरेंट हो गई है, चाहे पहले की कर दें चाहे दूसरे की कर दें, अब भी ये अलाउड है। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि सिग्नेचर डिफरेंट है और ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहां सिग्नेचर सेम है। ठीक है, तो ये जो मेथड ओवरलोडिंग होती है इसका फायदा क्या होता है जी? एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड बनाने का एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज जो है बड़ा आसान सा है, मैं भी समझा देता हूं आपको। पहली चीज तो ये बताएं कि आपको समझ में आ गई जी मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? पूछ लूं मैं कुछ? जाहिर है मुझे ही पूछना पड़ेगा। चलें, मेथड ओवरलोडिंग का फायदा क्या होता है देखें। मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ब्रैकेट ओपन किया, देखिए मुझे ये एक दिखा रहा है टूल टिप, एक छोटी सी विंडो नजर आ रही है कहलाती है टूल टिप। इस पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1 of 19, फिर लिखा हुआ है void console डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज, नो आर्गुमेंट console डॉट राइट लाइन। मैंने यहां डाउन एरो दबाया, अभी कह रहा है 2 of 19। अब लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन बूल वैल्यू, बूल एक डेटा टाइप है, ये है जी कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर एरे वैल्यू, डेसिमल, डबल, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो इसका मतलब ये है जनाब के कंसोल की क्लास में राइट लाइन के कितने मेथड बने हुए? 19 मेथड्स बने हुए, 19 मेथड मौजूद है जनाब कंसोल की क्लास में। ऐसा क्यों किया इन्होंने? हाँ देखें, इसका फायदा ये है कि आप राइट लाइन लिखें और उसके अंदर कुछ भी लिख दें, होगा क्या कि जो भी आपने लिखा होगा उसके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप वाला मेथड कॉल हो जाएगा। सही है, और आपको आसानी हो जाएगी कि आप ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर ये चीज ना होती फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होता है जी? कंसोल डॉट राइट इंटीजर, कंसोल डॉट राइट डबल, कंसोल डॉट राइट स्ट्रिंग, क्योंकि ये चीज हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि किसी मेथड को आप वही डेटा टाइप दे सकते हैं जो वो रिसीव कर रहा हो। तो अगर राइट लाइन इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसमें तो सिर्फ इंटीजर भेज सकते हैं। अब मुझे कंसोल पे राइट करवाना है स्ट्रिंग, तो क्या करूं? नहीं कर सकता भाई, एक और मेथड बनाना पड़ेगा राइट स्ट्रिंग। समझ में आ रही बात? तो अब आप क्या करें, राइट लाइन लिखें और कुछ भी लिख दें अंदर, वो जिस डेटा टाइप का होगा उसका राइट लाइन कॉल हो जाएगा। तो हमें आसानी हो गई ना कि हम राइट लाइन लिखें और कुछ भी लिख दें अंदर। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इससे किसको फायदा होता है? मेथड ओवरलोडिंग से यूजर को फायदा होता है, यूज करने वाले को फायदा होता है। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये है एक्चुअली क्या? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग से क्या मुराद है कि जब आपके कोड में एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड डिफरेंट सिग्नेचर्स के साथ मौजूद हों तो उससे कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। हाँ हाँ, अच्छा देखें, आप कह रही हैं कि मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम मैंने डी रख दिया और मैंने कॉल किया जनाब 10, 20
और अब मुझे बताएं कि कौन सा कॉल होगा। हाँ भाई बताएं कौन सा कॉल होगा। देखें पास हम कर रहे हैं इंटीजर, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, डबल। कौन सा कॉल होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई बताएं कौन सा कॉल होगा। वैसे जो कॉल होगा ना वो आपको विजुअल स्टूडियो ने वैसे ही बता दिया। कैसे बता दिया? अगर आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो ये बता चुका है कि कौन सा कॉल होगा, लेकिन क्यों कॉल होगा, क्यों कॉल होगा, इसको थोड़ा सा समझ लें। देखें एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, ये चीज़ जो है वो ये है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी तो डेटा टाइप लिख देते हैं, लेकिन जब आप कोई नंबर लिखते हैं, जब आप कोई नंबर लिख देते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने 10,20 लिखा हुआ है हार्ड कोडेड, तो इसकी क्या डेटा टाइप होती है? तो ये जहन में रखिएगा कि जब भी आप 10 लिखते हैं तो 10 को वो लेता है इंटीजर, लेकिन अगर आप लिखेंगे 10.5 इसको लेगा डबल, फ्लोट नहीं लेगा, डबल लेगा। सही है। फिर एक और चीज ये समझ लें कि इंटीजर वैल्यू को अगर डबल में आप भेज रहे हैं, आपने लिखा डबल dd इक्वल्स टू 10, हालांकि 10 का डिफॉल्ट डेटा टाइप है क्या, इंटीजर, लेकिन क्योंकि ये जा कहां रही है तो चली जाएगी। ठीक। लेकिन अगर आपने लिखा इंटीजर 10.5 ये भी चली जाएगी, लेकिन डेटा लॉस होगा थोड़ा सा, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये कहलाती है जी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है। और सी शार्प में उसका तरीका है कन्वर्ट डॉट टू डबल। अच्छा ये तो खैर इंटीजर है, टू इंटीजर। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए डबल से आप इंटीजर में आएंगे तो कास्टिंग करनी पड़ेगी। इसको इंटीजर डॉट पार्स भी कर लिख सकते थे आप जब भी हो जाता, और लेकिन इंटीजर से डबल में आसानी से चले जाते हैं। अब ये वाली जो लाइन थी ना इसमें बहुत मसले थे। अगर आप सिर्फ ऐड लिखते हैं और उसमें लिखते हैं 10,20, तो अब ये जो है ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा? हाँ उसने तो डबल बोला है, लेकिन इसको जाना कहां चाहिए, इसको जाना चाहिए इंटीजर में। असल में वो डबल इसलिए भी दिखा रहा है कि वो पहला ऑप्शन है और वो इसमें कास्ट कर देता है। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे तरीकेकार बनाया था ना, इसके हिसाब से इसको जाना चाहिए इंटीजर में, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है। लेकिन इस लाइन में क्या मसला हो रहा है? इस लाइन में मसला हो रहा है कि अगर ये इंटीजर में चला गया तो रिटर्न टाइप यहां डबल एक्सपेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये उस वक्त रन टाइम पे डिसीजन लेगा। हाँ जी जी, इसलिए कि जब एक को उसने कास्ट कर लिया ना, देखें इसकी भी रिटर्न टाइप डबल है और इसकी भी है, तो आप ये समझें कि ये जो कंपाइलर है ना ये कोड लिखा हुआ है, ये जो इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है ना कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर किसने लिखा है? किसी बंदे ने लिखा है। ठीक है। जब उस बंदे ने कोड लिखा है तो उसने कुछ अजम्पशन की होंगी। ठीक है। यानी कि ये ह्यूमन कोड है और वो कोड जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन माइंड इंटेलिजेंट होता है लेकिन कोड इंटेलिजेंट नहीं होता। कोड वही कुछ करता है जो आप लिखते हैं। ठीक है। तो सी शार्प का कंपाइलर जो है ना उसने कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई। अब इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है ना बाज़ औक़ात,
यार ये हो, यूं हो, फलाना हो, तो ये जैसा कंपाइलर ने लिखा होगा उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बिहेवियर है वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो सी शार्प के कंपाइलर पे डिपेंड कर रहा होगा। जी जी, डबल ज्यादा बाइट प्रेफर करेगा तो उस हिसाब से तो इंटीजर को लेना चाहिए ना, इंटीजर तो कम जगह लेता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करें कि जो भी सी शार्प का कंपाइलर लिखने वाला बंदा है माइक्रोसॉफ्ट में जो बैठा हुआ है, उसने यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिसी अप्लाई की होगी और वो पॉलिसी यहाँ चलेगी। ये पॉलिसी यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, जावा में डिफरेंट हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरी नहीं बोलूंगा। देखें, एक चीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनाब